बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी प्यारी पाकिस्तानी नर्सेस एंड यंग डॉक्टर्स, आज हमारा टॉपिक है ब्रोंकोस्कोपी और लरिंजोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी और लरिंजोस्कोपी। अब ये है क्या चीज़? ब्रोंकोस्कोपी और लरिंजोस्कोपी क्या है? स्कोपी, स्कोपी मीन, तो स्कोपी का मतलब ये है कि डायरेक्ट विजुअल एग्जामिनेशन। स्कोपी मीन डायरेक्ट विजुअल एग्जामिनेशन। अब ब्रोंकोस्कोपी या लेरिंजोस्कोपी का मतलब क्या है कि डायरेक्ट विजुअल एग्जामिनेशन ऑफ द लेरेंस, ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। किस किस का? डायरेक्ट विजुअल एग्जामिनेशन किस किस का? ट्रेकिया, लेरेंस, ब्रोंकाई अब ये इनका किस चीज़ से करना है डायरेक्ट विजुअल एग्जामिनेशन? तो उसके लिए फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप यूज होती है। फ्लेक्सिबल भी होती है ये और रिजिड भी होती है। तो फाइबर ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोप जो है वो इसको ब्रोंकोस्कोपी या लरिंजोस्कोपी के लिए इस्तेमाल की जाती है। अब ब्रोंकोस्कोपी की इंडिकेशंस क्या हैं? ब्रोंकोस्कोपी करते क्यों हैं? व्हाट द कॉजेस? क्यों करते हैं? क्या रीजंस हैं? तो हम ब्रोंकोस्कोपी इसलिए करते हैं कि पेशेंट को कॉन्टिन्यू कफ है, हिमोप्टिसिस है, हिमोप्टिसिस, ब्लड इन द वॉमिट, ब्लड इन वॉमिट। हिमोप्टिसिस के बाद रेडियोलॉजिक चेंजेस। इसका मतलब है कि पेशेंट के एक्सरे हुए या सीटी चेस्ट हुआ तो उसमें कोई चेंजिंग्स नजर आई। चेंजिंग्स मीन पेशेंट को कोई ट्यूमर है, कोई ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन है, एटीलेक्टेसिस या कोई लोकलाइज्ड वीजिंग है। ये प्रॉब्लम्स अगर पेशेंट को हैं तो ये इंडिकेट करती हैं कि पेशेंट को जो है वो ब्रोंकोस्कोपी की ज़रूरत है। एटीलेक्टेसिस जो है उसका मतलब है द कोलैप्स ऑफ द पार्ट ऑफ द लंग। एटीलेक्सिस, कोलैप्स ऑफ द पार्ट ऑफ द लंग किससे कोलैप्स हो सकता है पार्ट ऑफ द लंग? उसकी कॉज हो सकती है कि ब्लॉकेज है एयर पैसेजेस की, ब्लॉकेज ऑफ एयर पैसेजेस, या लंग के ऊपर प्रेशर है, प्रेशर ऑन द लंग। दिस इज द मीनिंग ऑफ एटीलेक्टेसिस। तो ये हैं इंडिकेशंस। अब पेशेंट को ब्रोंकोस्कोपी के लिए रेडी कैसे करना है? आप उसको बोल सकते हैं प्री ऑप चेकलिस्ट।
इसके बारे में भी मैं आपको एक लेक्चर दूंगी। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लेक्चर। प्री ऑप चेकलिस्ट, पेशेंट को प्री ऑपरेटिव कैसे रेडी करना है और उसकी पोस्ट ऑपरेटिव। जाहिर बात है हर प्रोसीजर की एक अपनी प्री ऑप चेकलिस्ट है, हर प्रोसीजर की एक अपनी पोस्ट ऑप केयर है। अब ब्रोंकोस्कोपी की क्या आपने प्री ऑप जो है वो पेशेंट को क्या क्या चीज़ें जो हैं वो चेक करनी हैं, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। नंबर 1, पेशेंट का एनपीओ होना ज़रूरी है। एनपीओ के लिए एक मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ कि अगर तो पेशेंट ने ब्रेस्ट मिल्क पिया है तो 4 आवर्स, इवन क्लियर लिक्विड में जैसे ग्रीन टी आ गई या जैसे वाटर आ गया, जैसे एप्पल जूस जो है वो भी क्लियर लिक्विड है, तो वो भी 4 आवर्स। अगर पेशेंट ने मिल्क पिया है, मिल्क, काओ मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क, तो उसके लिए 6 आवर्स। अगर पेशेंट ने सॉलिड फूड लिया है तो वो भी मैक्सिमम 6 आवर्स। तो पेशेंट का ये होना चाहिए एनपीओ स्टेटस। नंबर 2, पेशेंट की कोएगुलेशन प्रोफाइल पीटी, एपीटीटी, आईएनआर। ये क्यों चेक करते हैं कि जब वो ब्रोंकोस्कोपी करेंगे तो हो सकता है वो बायोप्सी, फोर्सेप्स से बायोप्सी भी लें तो ब्लीडिंग होने के चांसेस हैं, तो इसलिए पीटी, एपीटीटी, आईएनआर की वैल्यू भी चेक करनी है। नंबर 3, रिमूव डेंचर्स एंड आई ग्लासेस। नंबर 4, क्लाइंट को इंस्ट्रक्ट करना है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर गुड माउथ केयर। अब गुड माउथ केयर का उसको क्यों बोलना है? ताकि टू प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम एंटरिंग इनटू द लंग्स फ्रॉम द ओरोफेरेंस, कि वो माउथ से जो है वो बैक्टीरिया जो है वो माउथ जो है वो एंटर नहीं हो। पेशेंट को आईवी लाइन इंसर्ट करनी है। कंसेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सर्जिकल plus anesthesia, because the anesthetist will give sedation to patient. Both consents. पेशेंट से पूछना है कि वो कोई उसकी मेडिकल हिस्ट्री क्या है। मेडिकल हिस्ट्री मीन वो कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा, लाइक एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करेगी? ब्लीडिंग को के मोर चांसेस हो सकते हैं। तो अगर तो इलेक्टिव ब्रोंकोस्कोपी है, अगर इलेक्टिव ब्रोंकोस्कोपी है तो 48 to 72 आवर्स के लिए पेशेंट को बोलेंगे कि उसको स्टॉप करें। एमरजेंसी सिचुएशन इज द डिफरेंट प्रोसेस, बट इन द इलेक्टिव केस he should have to stop 48 to 72 hours before the bronchoscopy. Patient have any surgical history? मेडिकल हिस्ट्री में उसको और भी पूछेंगे, कि उसको कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोई हार्ट डिजीज, कोई किडनी डिजीज। That is very important. सर्जिकल हिस्ट्री में उसकी कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई, प्रीवियस उसको कोई सिडेशन तो नहीं दी गई, कोई जनरल एनेस्थीसिया तो नहीं दिया गया, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। एनेस्थेटिस्ट ने तो पूछना ही पूछना है, लेकिन आपका जो है जब आप हिस्ट्री लेते हो पेशेंट की एज अ नर्स, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए
क्यों? क्योंकि आप इंडोर्स करोगे पेशेंट को प्री होल्डिंग एरिया में, जब आप उसको शिफ्ट करोगे प्रोसीजर रूम में और ऑपरेशन थिएटर में, तो आप उसको उसकी सारी इंडोर्समेंट दोगे उधर जाके प्री होल्डिंग नर्स को। तो आपको ये सारी बातें मालूम होनी चाहिए कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, प्री होल्डिंग की नर्स मुझसे क्या पूछ सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये एग्ज़ाम्स में ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं, तो आप अपने जहन में रखो कि ये क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए प्री प्रोसीजर। नंबर आपकी जो एमरजेंसी रिससिटेशन सप्लाईज हैं, रिससिटेशन सप्लाईज अवेलेबल होनी चाहिए प्रोसीजर रूम में। अब पेशेंट ब्रोंकोस्कोपी के बाद वापस आ गया, पोस्ट प्रोसीजर केयर, पोस्ट प्रोसीजर केयर। पोस्ट प्रोसीजर केयर में सबसे इंपॉर्टेंट पेशेंट, कीप पेशेंट इन सेमी फॉलोअर्स पोजीशन। क्यों रखना है? ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना कर ले। असेस फॉर रिटर्न ऑफ गैग रिफ्लेक्स। अब ये गैग रिफ्लेक्स क्या है? गैग रिफ्लेक्स है कि ट्रिगर जो वॉलंटरली द गैग रिफ्लेक्स जो है वो एक, उसको फेरेंजियल रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, और ये इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स है, इज एन इनवॉलंटरी रिफ्लेक्स इन्वॉल्विंग बायलेटरल फेरेंजियल मसल्स कंट्रैक्शन। इसका फायदा क्या है कि ट्रिगर योर बैक थ्रोट ओरोफेरिंक्स मसल्स टू रेसिस्ट स्वेलोइंग। जो गैग रिफ्लेक्स है वो ट्रिगर करता है आपके बैक थ्रोट को, ओरोफेरिंक्स को, उसके मसल्स को रेसिस्ट करता है स्वेलोइंग के लिए। तो ये हेल्प किस चीज़ में करती है? हेल्प प्रिवेंट यू फ्रॉम चोकिंग एंड स्वेलोइंग थिंग्स दैट कुड बी पोटेंशियली हार्म, कि वो चीज़ें जो पोटेंशियली आपको हार्म कर सकती हैं, चोक कर सकती हैं, तो उससे वो गैग रिफ्लेक्स आपको प्रिवेंट करता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट का एनपीओ स्टेटस तब तक मेंटेन रखना है जब तक गैग रिफ्लेक्स नहीं आ जाता। मॉनिटर फॉर ब्लड स्पूटम। मैंने उस दिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा था ना, मॉनिटर ब्लड स्पूटम क्यों देखना है? अगर तो स्ट्रीक है तो नो प्रॉब्लम, पर अगर फ्रेश ब्लड है वी हैव टू इन्फॉर्म डॉक्टर इमीडिएटली। मॉनिटर रेस्पिरेटरी स्टेटस, उसका रेस्पिरेटरी रेट चेक करना है। क्यों चेक करना है? क्योंकि पेशेंट को सिडेशन दी गई है, तो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो लाजमी उसका जो है वो चेक करेंगे। मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशंस, like I told you last time, ब्रोंकोस्पाज, जो एयर फ्लो है वो उसको प्रॉब्लम हुई है एयर फ्लो को, तो उससे क्या होगा कि पेशेंट की CO2 ज़्यादा होगी और ऑक्सीजन जो है वो गिर जाएगी। और ब्रोंकियल परफोरेशन और ब्रोंकियल पेशेंट को देखेंगे, वॉच फॉर हाइपोक्सीमिया, पेशेंट की ऑक्सीजन तो नहीं कम हो रही। नीमोथोरक्स के लिए देखेंगे पेशेंट को, उसकी बायोप्सी की जो रिज़ल्ट है या कल्चर लिया है कोई, तो वो कब उसकी रिज़ल्ट आएगी उसके बारे में बताएंगे। मोस्टली 7 डेज़ के बाद आती है। पेशेंट की एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंट के राइट्स का बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं पेशेंट के राइट्स पे।
और पेशेंट इज़ ऑलवेज फर्स्ट, पेशेंट को हमेशा पहले जो है प्रायोरिटी पे रखा जाता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पेशेंट एजुकेशन पे भी इंशाल्लाह हम लेक्चर देंगे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।